let's start the further topics. Okay, so today we'll start what? Bolo vapor pressure. So the next topic is vapor pressure of pure liquid or pure solid. Pure solid. ठीक है, चलिए। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज को समझते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेसिकली होता क्या है बेटा, ये बताओ। मान लेते जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं। ओके, तो कंटेनर में जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत कोई सॉल्वेंट है, लेट से कोई कुछ रखा हुआ लिक्विड, लेट से वाटर है। ये इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बोलो। कुछ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, विथ ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, क्या नाम है, विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल्स बीनीथ देम। तो ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बोलो, ये बॉन्ड्स को तोड़ के, जो अंदर के जो बॉन्ड्स है इसको तोड़ के उड़ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बोलो, इवेपोरेशन। समझ आ रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने बॉन्ड्स को तोड़ के जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बोलो, Yes, sir. इवेपोरेशन। कोई दिक्कत? ठीक है ना। ओके, सो ये आई कैन राइट दैट सम ऑफ द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, more energetic particles on the surface, of of liquid liquid move fast enough move fast enough move fast enough to escape enough to escape to escape from from the attractive forces from the attractive forces of the liquid holding together holding together। ठीक है, यही इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। द प्रॉब्लम, अरे बोलो, No, समझ sir. में आ रहा है Yes, नाउ। sir. जस्ट इमेजिन कि ये जो कंटेनर है, आपने जो लिया ये कंटेनर, ठीक है, ये इसमें लिक्विड है। ठीक है बेटा, ये लिक्विड है इसमें, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है इसके सरफेस पे। ठीक है, और मैं क्या करूं कि इस कंटेनर को अभी भी ये उड़ेगा, ये क्या होगा, सरफेस से उड़ेगा, जो मोर क्या होंगे, मोर फास्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, या दूसरी भाषा में कहूं तो जिसकी एनर्जी क्या होगी बोलो, हाई होगी, वो उड़ेंगे। मैं क्या करता हूं, इस बार कंटेनर को बंद कर देता हूं। इस बार कंटेनर को क्या करता हूं बेटा बोलो, बंद कर देता हूं। तो बंद करने से क्या होगा बताओ, बंद करने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो उड़ेंगे, तो धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी बोलो, बढ़ती जाएगी। अरे बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको। धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, ठीक है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फाइनली क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या होगा, T इज इक्वल टू जीरो पे बेसिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बेटा कांस्टेंट है, वो इवेपोरेट होगा, बट रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, जीरो। आ रही बात समझ, मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल गैस के क्या नाम है वापस से लिक्विड नहीं बनने होंगे, बट जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गैस का बढ़ते जाएगा,
ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टकराना शुरू करेंगे, दीवार से टकराना शुरू करेंगे, और फिर जब ये सरफेस से टकराएंगे वापस से अपने लिक्विड के सरफेस पे इस तरह से जिगजैग मोशन करते हुए, तो फिर क्या होगा, ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलो, लिक्विड में। तो ऑब्वियस सा चीज है कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गैस का बढ़ते जाएगा, वेपर का बढ़ते जाएगा, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बोलो, लिक्विड के सरफेस पे से वापस से टकराएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना? ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? यस सर। तो जैसे-जैसे ये होते जाएगा तो T इज़ इक्वल टू T पे ये क्या होगा, बोलो, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अभी भी कांस्टेंट ही है एट अ गिवन टेम्परेचर, बट रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, बोलो, इंक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? उस टाइम पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके होंगे, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब जितने मॉलिक्यूल्स अब ऊपर उड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बोलो, नीचे टकरा के वापस से लिक्विड बन पा रहे हैं। ठीक है? इस समय पे जो ये वॉल पे प्रेशर लगाता है ना, ये कंटेनर के वॉल पे, ये जो वेपर, जो लिक्विड का वेपर है, जो प्रेशर लगाता है कंटेनर के वॉल पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, वेपर प्रेशर। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो, पी नॉट से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि नहीं? सबको आ रही है? बोले सर, जिसको यस नहीं सर। आ रही है फिर से समझाएंगे। सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यस सर। बेसिकली एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज द maximum amount of pressure that the vapor of a liquid can apply. It is the maximum amount of pressure that a vapor of a liquid can apply. आ रही है बस बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अरे बोलो। ठीक है? यस सर। ठीक है? ओके? तो मैं बोल सकता हूँ इन दिस इक्विलिब्रियम, इन दिस हाँ बोलो। फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए। बेटा देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन तो एट अ गिवन टेम्परेचर इसका रेट कांस्टेंट होगा, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, मतलब गैस से कितने, लिक्विड से कितने गैस हो रहे हैं। अब धीरे-धीरे क्या होगा बेटा, जैसे-जैसे इवेपोरेशन होते जाएगा, अभी कंटेनर क्लोज्ड है, तो कंटेनर क्लोज्ड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस वेपर वेपर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। अब वेपर क्या होता है, वो तो गैस है, वो तो रैंडम मोशन करेगा। अब रैंडम मोशन करेगा तो कभी दीवार से कट टकराएगा, कभी छत से टकराएगा, कभी वापस से लिक्विड से टकरा जाएगा अपने जो लिक्विड के सरफेस से। जब ये लिक्विड के सरफेस से टकराएगा तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन, क्या नाम है, ये क्या हो जाएगा, बोलो, कंडेंस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और कंडेंस होकर वापस से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल लिक्विड बन जाएगा। बोलो। तो जैसे-जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन तो कंटीन्यूअसली हो रहा है, तो जैसे-जैसे इवेपोरेशन के कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो धीरे-धीरे रेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे टकराएँगे उसके भी नंबर बढ़ते जाएँगे। तो धीरे-धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, उतना ही रेट ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो, कंडेंसेशन। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस से क्या हो रहा है, वापस से लिक्विड के सरफेस से टकरा के लिक्विड हो रहा है। अब इसके बाद उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर बढ़ेगा नहीं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो इस समय पे जो ये जो लिक्विड, ये जो वेपर है किसी लिक्विड के, जो अपने कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और ये तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो ये मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि अब क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब क्या आ चुका है, बोलो, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है ना? समझ में आया? अब तभी ये चेंज हो सकता है प्रेशर, जब आप टेम्परेचर को चेंज करो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आया समझ में? ठीक है था कि नहीं आया? जी सर। ओके, क्लियर है? पक्का? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसी चीज को, कि एट दिस इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन दिस इक्विलिब्रियम देयर विल बी अ देयर विल बी अ देयर विल बी अ will be a fixed number of gaseous particle in the space in the space in the space above the
above the liquid, above the liquid. When these particles hit the walls of container, walls of container, they exert a pressure. They exert a pressure. This pressure is called saturated vapor pressure. Saturated vapor pressure और simply vapor pressure. आ रही बात समझ में? ठीक है, बोलो। Yes. ठीक है ना, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर किसी भी लिक्विड का जो उसके वेपर अप्लाई कर सकते हैं क्लोज कंटेनर में, उसी को अपन क्या बोलेंगे? बोलो, वेपर प्रेशर। आ रही बात समझ में? इनफैक्ट ये सिर्फ लिक्विड में नहीं, जो वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। जैसे कार्बन ड्राई आइस, ठीक है ना, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस में बेसिकली क्या होता है? उसके भी तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है? डायरेक्टली गैस बनते हैं। तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो लिक्विड गैस के कंटेनर से, मान लो ये ड्राई आइस है, ठीक है। अब इसके भी मॉलिक्यूल्स भी तो उड़ेंगे ना गैस में, क्योंकि तो डायरेक्टली गैस को क्या होता है? बोलो, सॉलिड टू गैस होता है और गैस टू सॉलिड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ सब्लिमेशन वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। अरे बात समझ में? इस टाइम पे जो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इसका, जो कार्बन ड्राई है इसके जो वेपर का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इसका वेपर प्रेशर बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वोलेटाइल सॉलिड्स like you can say like iodine, carbon dioxide, ठीक है, also evaporate and have a vapor pressure at any given temperature, just like liquids, just like what? बोलो, liquids. Okay, any problem? बोलो बेटा, ठीक है ना? Yes sir. ठीक है। नाउ Yes. लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, छापना था। छापो जल्दी छापो। Yes sir. Now let us discuss some important points regarding the vapor pressure. वेपर प्रेशर को P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, तो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सिंपली डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन वाइज में क्या बोल सकता हूं? द पार्शियल प्रेशर ऑफ
द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, है ना। जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड जब इक्विलिब्रियम पे आता है अपने वेपर के साथ, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी के पार्शियल प्रेशर को, जो गैस है उसके पार्शियल प्रेशर को क्या बोलते हैं, बोलो। वेपर प्रेशर। जस्ट लाइक मान लो कि H2O है लिक्विड, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे बना, गैस पाया H2O गैस, ठीक है। तो इस मोमेंट पे जो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, जब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा H2O का, ठीक है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा H2O का, ठीक है, दैट विल बी, बोलो, वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? वही तो अपन ने देखा ना अभी ऊपर में। अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, अगर मैं ध्यान दो तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ P ऑफ H2O। अरे बोलो। जी सर। तो यहाँ से तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या, बोलो। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, सिंस इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज अ इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ऊपर कर दे। कांस्टेंट, एक सेकंड, सिंस इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, सो its value will only depend upon what? टेम्परेचर। Temperature. Very good. Will only depend upon temperature. Depend upon temperature. अब अपन टेम्परेचर कब बोलते हैं, जब हमारा जो सब्सटेंस हो सेम, बट अगर मैं सारे सब्सटेंसेस को कंपेयर करूं तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, बोलो। दो चीजें बोल सकते हैं अपन ऐसे खुल्लम खुला अगर बोलना हुआ तो, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो, टेम्परेचर। अगर मैं सारी मतलब डिफरेंट लिक्विड्स को कंपेयर करो, तो अब डिफरेंट लिक्विड्स को कंपेयर करेंगे तब तो नेचर ऑफ लिक्विड भी आ जाएगा ना। वैसे अगर एक ही लिक्विड की बात करें तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, दैट इज, बोलो, टेम्परेचर। कोई दिक्कत किसी को भी? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली उसका नेचर तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, कि किसी में हाई Yes, फोर्स sir. ऑफ अट्रैक्शन है, किसी में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, चलो। ओके, तो बेसिकली नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि बेसिकली जैसे मान लो कि कोई लिक्विड है उसमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलो, कम होगा। किसी लिक्विड में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलो, ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ थर्ड पॉइंट में कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? लिक्विड या सॉलिड मॉलिक्यूल जो भी है, आपको वेपर प्रेशर जिसका भी निकालना है, ठीक है, उसकी बात। कोई दिक्कत? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर, अल्कोहल और वाटर दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बोलो, अल्कोहल और वाटर। Sir, water. पी नॉट ऑफ H2 और P0 ऑफ लेट्स से C2H4, इतना गोली मारेंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे, समझे? बोलो, किसका किसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वाटर। The water. तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अल्कोहल। Alcohol. अल्कोहल। क्या बोले थे लक्ष्य तुम? सर गलती से निकल गया। गलती से निकल गया, चलो चलता है, एग्जाम में बस मत करना, ठीक है।
क्लास में तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? बोलो। यस ओके, नेक्स्ट इज अगर वेपर प्रेशर को मैं बोलूं टेम्परेचर से कंपेयर करना है, तो टेम्परेचर के वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाई? क्यों? कोई बता सकता है वेपर प्रेशर व्हाई वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? कोई बता सकता है? सोचो सोचो, क्यों होता हो? एक चीज बताओ, वेपर प्रेशर क्या होता है? इज इट अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन अ सॉलिड और लिक्विड टर्न्स डायरेक्टली टू गैस? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? अरे बोलो, इसका जो केपी होगा वही क्या होगा? पी नॉट। अरे बोलिए सर, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, Yes. अगर ये कोई सॉलिड से लिक्विड टर्न हो रहा है तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है हमेशा? क्या ग्रेटर देन 0 होगा? अरे बोलिए सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है ना? क्योंकि भाई इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा क्या होता है? बोलो, इंडोथर्मिक होता है ना। हमने क्या पढ़ा था कि इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रिएक्शन मूव्स टू, अरे बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, सॉरी सॉलिड टू लिक्विड लिख दिया, सॉलिड या लिक्विड टू गैस, ठीक है? तो इफ द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म, अरे है ना, एंड हेंस द प्रेशर विल इंक्रीज। अरे बोलो, तो जैसे Yes. प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है किसी भी गैस के लिए? बढ़ते जाती है, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई दिक्कत किसी को भी? किसी को कोई No, sir. दिक्कत है तो बोलती है, सर कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलो सर ये पॉइंट एक और बार बोल देंगे? बेटा। एक चीज बताओ, अब तुम बताओ कि अगर कभी भी हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? ये किस पे डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? जी सर। अब जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक। पक्का? सोच लो, जी सर। सोच लो। श्योर हो? सर इवेपोरेशन। जी सर। क्या होता है? सर एंडोथर्मिक। ठीक है, तो जब श्योर हो तो तुमको ये अगर पता है कि एंडोथर्मिक है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसका टेम्परेचर बनाने को किस डायरेक्शन में मूव करता है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस बन रहा है तो उस केस में वो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनाएगा ना, जी सर। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ना। यस तब सर। से पार्शियल प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे। जी सर। समझ में आया? तो इसीलिए जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बोलो, बढ़ता है। अदरवाइज इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अदरवाइज इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक किसी भी चीज का वेपर प्रेशर क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, फिक्स वैल्यू। तो दिक्कत उस पे प्रेशर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस सब चीजों का, वॉल्यूम, इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। कैटलिस्ट, अरे क्लियर है? ठीक है। जी सर। अब इसको जो है Yes, तो sir. आप एक, ये इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में जानते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम टेम्परेचर से कैसे रिलेट करते हैं? एक इक्वेशन के थ्रू, है ना? एक इक्वेशन के थ्रू क्या करते हैं? बोलो, अरे बोलो, रिलेट करते हैं ना। याद होगा, पढ़ाया था। ln ऑफ P02 बाई P01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। भूल गए नालायकों? अरे बोलो, नहीं याद है? जी सर। ln सर K2 याद by है। K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2।
अब यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर तो है, तो इसलिए के की जगह क्या लिख दिया, पी नॉट लिख दिया। अभी समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते थे, क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। यही मैंने बोला था कि ये इक्वेशन हर जगह आएगा, इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए, अगर याद होगा तो मैंने ये स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, बाकी आप उसको कितना सीरियसली लिया आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। क्लियर है सबको? अरे बोलिए। ठीक है, तो इसके थ्रू इसके थ्रू आप डिफरेंट वेपर प्रेशर को डिफरेंट टेम्परेचर पे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर तो समझ में आ गया किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं किस पे डिपेंड करता वो भी लिख दूं क्या, पता लग गया? तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ। पी नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या क्या चीज पे नहीं डिपेंड करेगा बताओ? याद रखना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बोलो। अरे बोलो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? अमाउंट पे। अरे यार क्या कर रहे हो, प्रेशर पे। ठीक है, प्रेशर तो खुद ही है। ठीक है, तो प्रेशर के अलावा क्या हो जाएगा बोलो? लेट्स से सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, ऑफ कंटेनर, ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम पे, कैटलिस्ट पे एंड सो। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल पार्शियल प्रेशर क्या होगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ऑफ वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, अभी भी वही फॉर्मूला। ये तो बेटा कौन से लॉ से होता है बोलो? वेपर मतलब क्या, गैस, किस लॉ से डिराइव होगा बताओ? किस लॉ से डिराइव होगा? अरे बोलो। डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत? ऐसे लिख लो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। आ रही बात सुनो? और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज डाल्टन्स लॉ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, ये सही है। एक सेकंड का, एक सेकंड ना। और इसको फिर अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू। ठीक है, एक सेकंड बेटा रुको।
ओके, तो आगे बढ़े, बोलो। यस सर। सर ये वाली चीज एक बार फिर से बता दीजिए। अबे पार्शियल चल, नहीं बताएंगे। इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बताओ किसी भी चीज का। तो भाई साहब, प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, यही होता है ना पार्शियल। यस सर। अब मोल फ्रैक्शन और प्रेशर में क्या अंतर है, एक चीज बता। हमने पढ़ा है ना कि नंबर ऑफ, इन द केस ऑफ गैसेस नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ से भी तो वही चीज आ रहा है ना, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर है क्या, प्रेशर फ्रैक्शन ही तो है। अरे बोल सकता है ना इसको प्रेशर फ्रैक्शन, देख तो, प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। अरे नहीं बोल सकता है। यस सर, बोल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, नहीं समझा, सच बता, नहीं समझा तो फिर से समझा। सर फिर से काहे तो हिंदी बत आ रहा है, तू सीधा बोल ना कि नहीं आ रहा सर है। ये बता, मान ले कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें एक गैस है, दो गैसेस है, ए और बी। ए का प्रेशर है 1 एटीएम, बी का प्रेशर है 4 एटीएम। अगर तेरे से पूछे कोई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो तू 1 एटीएम बोलेगा या 1/5 एटीएम बोलेगा? बेटा 1 क्या है, इसका प्रेशर है ए का, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अरे बोलो, कि पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्ट, फ्रैक्शन, नहीं समझा। सर पार्शियल प्रेशर भी तो 1 ही होगा। अरे क्या, सर पार्शियल प्रेशर 1/5 और 1 हो जाएगा ना, जो मोल फ्रैक्शन है उसका इनटू टोटल। पार्शियल प्रेशर 1/5 इंटू 5 हो जाएगा ना सर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एक सेकंड, मैं ही कंफ्यूज हो गया, रुको एक सेकंड। यहाँ पे प्रेशर ऑफ वेपर्स, पार्शियल प्रेशर, हाँ सही बोला यार, पार्शियल प्रेशर तो प्रेशर ऑफ द गैस होता है जो टोटल कंटेनर में उसका लग रहा होता है ना। तभी तो पी नॉट पीटी इंटू उसको मोल फ्रैक्शन करते हैं, मतलब उसका पर्टिकुलर कितना पार्ट है, टोटल प्रेशर का कितना पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर, है ना। बोलो, जैसे यस मान सर। लो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में दो गैसेस हैं, ए और बी, ये है 1 मोल और ये है मान लो 4 मोल, और टोटल मान लो प्रेशर है 10 एटीएम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, 1/5 इंटू 10, है ना, दैट इज 2 एटीएम, ठीक है। जी सर। ओके, अब जैसे मान लो उसी तरह इसका तू निकालेगा तो 4/10, ठीक है, 4/10 इंटू 4/5 इंटू 10, है ना, दैट इज 6 एटीएम। ओके, तो यहाँ पे तो प्रेशर ऑफ, तो ये तो सही है। तो पार्शियल क्या लिख दिया मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। एक सेकंड रुक जा, प्रेशर को तू P इज इक्वल टू पी टी इंटू एक्स लिखता है, ठीक है, तो यहाँ से तू x इज इक्वल टू लिख सकता है P/PT, ठीक है। ओके, नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है, ना ना, गलत लिख दिया, ये वाला ठीक है। ओके, ये वाला ओके, यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, आप बोल सकते हो क्या, बोलो। नेक्स्ट इज, मैं डिफाइन कर देता हूँ एक चीज, एक टर्म जिसको बोलते हैं एक्वस टेंशन।
ये मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। कितना नंबर पे अभी पहुंचे हैं? 6 पे ना, चलो 7 7 पे एक टर्म आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो? एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होता है बताओ? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को एक स्पेशल नेम दिया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, बोलो? एक्वस टेंशन। आ रही बात समझ में? नाउ दिस एक्वस टेंशन इज व्हाट, बोलो? इसको आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी एक्वस टेंशन की, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्वस टेंशन भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ एक्वस टेंशन is dependent upon what, बोलो? on temperature। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट इसी नो में एक सर। चीज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हारा कितना प्रेशर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितना, वाटर का कितना प्रेशर है, डिवाइडेड बाय वो मैक्सिमम कितना प्रेशर हो सकता है। तो relative humidity can be defined as partial 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 pressure of water at a given temperature divide by maximum pressure, या फिर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बोलो? एक्वस टेंशन। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, अरे है ना। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को भी क्या एट ए गिवन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बोलो? अरे बोलिए, एक्वस टेंशन बोलते हैं, और इनटू 100। कोई प्रॉब्लम? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना ह्यूमिडिटी हो सकता है उस टेम्परेचर पे, और अभी कितना है। मतलब अब ह्यूमिडिटी बेसिकली किस चीज के टर्म में हम कंपेयर करते हैं, तो वी कंपेयर इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ वाटर, ठीक है। वी कंपेयर इट इन द टर्म ऑफ व्हाट, बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ वाटर। तो अभी कितना पार्शियल प्रेशर है वाटर का, और मैक्सिमम कितना हो सकता है। जैसे अभी आप जिस घर में रह रहे हो, आपके बाहर पूरा क्या बोलते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या है, वेपर है ना, ठीक है। लेकिन वो वेपर क्या मैक्सिमम कैपेसिटी पे है? नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैक्सिमम कैपेसिटी होगा। तो अभी ह्यूमिडिटी कितना है, रिलेटिवली कितना ह्यूमिडिटी है, तो इट विल डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर करंट पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर डिवाइड बाय द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, एंड द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड, बोलो? वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, या फिर लिक्विड वाटर, या फिर उसको एक अलग नाम से जानते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? एक्वस टेंशन। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ कि नहीं। सबको बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहे हो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे हम ज्यादा समय खर्चा नहीं करेंगे, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बताओ? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे at which बोलो? वेपर प्रेशर इज इक्वल ऑफ टू द एक्सटर्नल। लिक्विड इज इक्वल टू, बोलो? एक्सटर्नल प्रेशर। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, तो दिक्कत है किसी को भी? तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, नो सर। एट हाइट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर घटता है किसी भी चीज का। अरे बोलो, पार्शियल मतलब कि प्रेशर घटता है ना, तो क्या होगा, बोलो? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सॉरी, पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो? घट जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कम ही टेम्परेचर पे किस पे पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन एट डेप्थ की या एट इन प्रेशर कुकर की अगर मैं बात करूं, तो इन प्रेशर कुकर क्या होता है, बोलो? प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, बोलो? बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसी के लिए क्या बोलते हैं, बोलो? प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बोलो? किसी भी चीज का बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं। ठीक है।
अरे बोलो। यस सर। चलो ओके, चलिए तो ये हो गई छोटी मोटी बातें किसके बारे में, बोलो बेटा बोलो, वेपर प्रेशर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ, दैट इज फेज डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, एंड ट्रिपल पॉइंट। ये बोर्ड में नहीं है, नॉट इन बोर्ड, ध्यान रखिएगा। अब बोर्ड में नहीं है मतलब नीट में भी नहीं है, अरे क्लियर है, जेई मेन में भी नहीं है, तो सिर्फ कौन बचा, अरे बोलो। सर नॉलेज। नहीं, जेई एडवांस, गधे। ठीक है, तो पहला उसमें, लेकिन ये जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बाकी चीजों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो इन टर्म्स को यूज करते हैं। सबसे पहले फेज की बात करते हैं। फेज क्या होता है, आपने सुना होगा, ये लिक्विड डिफरेंट फेजेस में है, यहाँ पे फेज डिफरेंट है। फेज का मतलब क्या होता है, बोलो। फेज का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में इनिशियल बताऊं, अगर कंडीशन। डेफिनेशन टाइप बोलूं तो डेफिनेशन तुम ये बोल सकते हो, फेज इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट इज होमोजेनस इन केमिकल एंड फिजिकल स्टेट थ्रू आउट एंड इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम अदर फेजेस बाय अ डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो अगर दो चीजों के बीच में अगर एक सेपरेबल बाउंड्री है, अगर एक सेपरेबल बाउंड्री है, तो वहां पे फेज क्या है, बोलो, डिफरेंट है। आ रही बात समझ में, वहां पे फेज क्या है, बोलो, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे बोले कितने फेजेस हैं, तो 2 फेजेस। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे बहुत लोग ये समझते हैं ना कि अगर डिफरेंट स्टेट है तो डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है तो डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन सेम स्टेट में भी डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं। जस्ट लाइक कि मान लो कि मैंने क्या किया कि एक ऑयल लिया ऑयल लिया और लिक्विड वाटर लिया, तो क्या दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं ना, देख सकते हैं ना सेपरेटली, दोनों का बाउंड्री दिखता है ना, अरे बोलो हाँ कि नहीं। तो इनका फेज का जी वैल्यू क्या होगा, फेज विल बी इक्वल टू 2, मतलब दो फेजेस है, मतलब एक बाउंड्री है उससे दो चीजें सेपरेटेड है। अगर मैं ऐसा ही कर लूं कि मान लो कि एक मैं मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लूं, शुगर और वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लूं, तो ठीक है, और फिर उसमें एक्स्ट्रा शुगर है, तो यहाँ भी क्या होगा, दो फेज होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक सेपरेबल बाउंड्री दिख रहा है तो दो फेज होगा। तो जहां भी हमको सेपरेबल बाउंड्री दिखेगा वहां पे फेज डिफरेंट होंगे। तो फेज डज नॉट सिंपली मीन कि आपका स्टेट अलग अलग होना चाहिए, इट मे ऑल्सो अकर इन द सेम स्टेट व्हेन द सब्सटेंसेस डू नॉट इंटरमिक्स इन ईच अदर, जस्ट लाइक ऑयल एंड वाटर। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, बोलो। नो सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो, डिफरेंट फेज, आसान भाषा में बस लिख देता हूँ, डिफरेंट फेज कैन बी, अब डेफिनेशन के लिए तो बोल ही दिया, फेज इज अ पार्ट ऑफ ए सिस्टम दैट इज, बोलो, होमोजेनस इन केमिकल एंड फिजिकल स्टेट थ्रू आउट। आ रही बात समझ में, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय ए सेपरेबल बाउंड्री, बाय डेफिनेट बाउंड्री। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। ओके, डिफरेंट फेजेस कैन, क्या लिख सकते हैं, बोलो, डिफरेंट फेजेस, क्या मैं बोल रहा था, ये कुछ लाइन बोल रहा था ना अंग्रेजी में, कैन बी, विल हैव, विल हैव, विल हैव सेपरेबल बाउंड्री, सेपरेबल बाउंड्री। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट चीज में आते हैं, नेक्स्ट इज फेज डायग्राम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, फेज डायग्राम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब समझते हो ना, अरे बोलो, एक ही सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, बोलो, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, देखो पढ़ना सब चीज के लिए है, अब नीट के हो या मेंस के लिए भी है तो पढ़ना ही, ठीक है, अब डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है तो क्या हो। ओके, चलिए देखिएगा थोड़ा सा फेज डायग्राम।
चलिए देखते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ फेज डायग्राम। ओके, तो फेज डायग्राम किसी भी चीज का कुछ ऐसा होता है, मैं समझाता हूँ क्या होगा ये। लेट्स से दिस इज योर प्रेशर कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर टेम्परेचर। मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस में प्रेशर जो है सो एटीएम में, ठीक है। तो ये फेज डायग्राम कुछ किसी भी लिक्विड का, लेट्स से वाटर है, तो उसका फेज डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ओके, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज मान लो बी, दिस इज सी। ओके, अब देखिएगा, दिस रीजन इज सॉलिड, दिस रीजन इज गैस एंड दिस रीजन इज लिक्विड, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है। फेज डायग्राम का सिंपल सा, ये मान लो किसी भी एक सब्सटेंस का मैंने फेज डायग्राम बना दिया, ठीक है। सब्सटेंस का नाम नहीं बताया मैंने, ठीक है। आपको ऐसे एक सब्सटेंस का मैंने फेज डायग्राम बना दिया, किसी भी सब्सटेंस का, ऐसे प्योर सब्सटेंस। तो फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर वाले कंडीशन में एक पर्टिकुलर चीज गैस होगा, एक पर्टिकुलर चीज सॉलिड होगा, या एक पर्टिकुलर चीज लिक्विड होगा। जैसे कि मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, उसका कोऑर्डिनेट लेट्स से उसका कोऑर्डिनेट है प्रेशर का ये, ठीक है। मान लेते हैं पी ए, इस टाइप का कुछ, या पी एक्स, ठीक है। और इसका टेम्परेचर का कोऑर्डिनेट है टी एक्स, और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट किस रीजन में फॉल कर रहा है बेटा, बोलो किस रीजन में फॉल कर रहा है, अरे बोलो, सॉलिड रीजन में। तो ये सॉलिड होगा। सो बेसिकली मैं इस चीज से ये समझाना चाह रहा हूँ। उसी तरह मान लो कि यहाँ पे किसी का कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे पॉइंट करेगा, मतलब ये क्या होगा बोलो, इस रीजन में अगर पॉइंट कर रहा तो क्या होगा बोलो, लिक्विड होगा। उसी तरह अगर इस रीजन में पॉइंट कर रहा तो क्या होगा बोलो, गैस होगा। अगर मान लो कि हम किसी भी चीज का टेम्परेचर और प्रेशर में ऐसा चेंज लाए कि मान लो कोई यहाँ पे किसी का कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, और वहां से बदल के मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ले आऊं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चला जाएगा, इस पॉइंट से इस टर्म पे हम लेके चला जाए प्रेशर और टेम्परेचर को, तो उसका जो चेंज होगा वो किस से किस में होगा बोलो, किस स्टेट से किस स्टेट में होगा बोलो, सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बोलो, बोलो सब्लिमेशन बोलते हैं ना बेटा, यस अरे बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कराऊं, अगर मैं इसका उल्टा कराऊं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लेके चला जाऊं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे बोलो, डिपोजिशन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट पे लेके चला जाऊं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे बोलो, वेपोराइजेशन बोलेंगे, या फिर इस Yes, sir. पॉइंट से इस पॉइंट यस पे लेके सर। चला जाऊं, उसको क्या बोलेंगे बोलो, कंडेंसेशन। Condensation. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि आप ये नहीं जैसे बोल देते हैं ना कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। अरे सर, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है जब प्रेशर आप कितना रखते हो बोलो, 1 एटमॉस्फेयर रखते हो। अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट या स्टेट, मेरी बात समझ में आ रही है। किसी भी चीज का स्टेट क्या होता है बोलो, दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड, सॉरी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। छोटे क्लासेस में क्या होता है कि हम सिर्फ प्रेशर को, टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं अर्थ के हिसाब से कि हाँ भाई सी लेवल पे सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, इसीलिए हमारे लिए सिर्फ टेम्परेचर ही एक चीज रह जाता है। हम बोल देते हैं द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सो गैस इज नोन एज व्हाट, बोलो बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ जी, ठीक है। उसी तरह कोई यस चीज अगर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, कोई चीज सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, इस कोऑर्डिनेट से यहाँ कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो ये क्या होगा बोलो, बोलो इसको क्या बोलेंगे, अरे बोलो मेल्टिंग। और यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, इस कोऑर्डिनेट से इस तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे बोलो, अरे बोलिए।
क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट पे अगर कोई रह रहा है, उसका मतलब उसका स्टेट क्या है? बोलो, बोलो। इस पॉइंट पे है तो मतलब क्या है? सिस्टम क्या है? लिक्विड इक्विलिब्रियम। गैस इक्विलिब्रियम पे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कहीं है, कहीं पे इस तरफ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, उसका क्या होगा? बोलो। सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉलिड ओके। उसी तरह यहाँ पे है तो बोलो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या है वो? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। गैस अच्छा, यहाँ पे है तो, यहाँ पे है तो मतलब सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम में। अरे बोलिए सर, अरे है ना? यस इस सर, पॉइंट पे यस देखो, सर। ये पॉइंट पे तीनों फेस में जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ऐसा हो सकता है। अरे बोलिए, कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों पे जा सकता है? यही एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों को कनेक्ट कर रहा है, तीनों स्टेट को कनेक्ट कर रहा है। बाकी यहाँ है तो ये लेफ्ट या राइट जाएगा, ऊपर या नीचे जाता है, तो एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ अगर जाता है तो आप तीनों जगह जा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है। और इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पे कोई भी चीज तीनों स्टेट में रह सकता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज तीनों स्टेट में रह सकता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, अरे बोलो, क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। जैसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? बोलो, 1 एटीएम पे 0 डिग्री, 1 एटीएम एंड बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम पे वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये पॉइंट क्या है बेटा? सी। दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? बोलो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं? ये ऐसे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? बताओ, पढ़ाया था पिछले साल गैस स्टेट में? अरे बोलो, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक मैक्सिमम लिमिट होता है किसी भी चीज पे। मतलब तुम क्या बोल सकते हो? आ रही बात समझ में? मतलब कि तुम बेसिकली क्या बोल सकते हो कि किसी भी मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, इसके ऊपर जिसपे इंटर कन्वर्जन हो सकता है स्टेट का। इसके ऊपर अगर आपका प्रेशर या टेम्परेचर है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंटर कन्वर्जन स्टेट का नहीं कर सकते। और जिसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। अरे याद आया कुछ? यस सर। जैसे कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के आगे टेम्परेचर है, ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट इधर राइट की तरफ है, तो कितना भी तुम प्रेशर बढ़ा लो, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। कैसे होगा बताओ ना भाई? तुम यहाँ पे कोई चीज है तो उसका कैसे स्टेट तुम चेंज करोगे? प्रेशर बढ़ा के। प्रेशर बढ़ाओगे तो ऊपर ही जाएगा ये। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऊपर जाएगा तो कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो नहीं पहुंचेगा। अरे बोलो, ठीक है। ये पॉइंट के बाद इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। अरे क्लियर है? या फिर यहाँ पे अगर आप प्रेशर को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को बढ़ा दो, तो कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? भले आप मतलब कि क्रिटिकल, सॉरी क्या नाम है, मान लो कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने के बदले आप प्रेशर को बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा लो, उससे ये एक इसका स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज बोलो नहीं होगा। अरे क्लियर है? यस यस सर। ठीक है ना? इसके बाद, इस पॉइंट के बाद बेसिकली कोई इंटर कन्वर्जन नहीं होता। इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, क्रिटिकल प्रेशर। जिसके बियॉन्ड अगर कोई गैस है तो तुम कितना भी उसको प्रेशर दे दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मान लो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके ऊपर किसी गैस का टेम्परेचर है, उसको तुम कितना भी मतलब कि सॉरी कितना भी प्रेशर डालो, उसके ऊपर किसी का टेम्परेचर है, कितना प्रेशर डाल दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। या फिर उसके ऊपर किसी का
क्रिटिकल प्रेशर है तो तुम कितना भी टेम्परेचर को चेंज कर लो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं। यस बोलो। सर। ठीक है। नेक्स्ट इस ट्रिपल पॉइंट को अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूं, ट्रिपल पॉइंट समझ में आ गया? सॉलिड लिक्विड गैस किस में रहता है? बोलो। इक्विलिब्रियम पे रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे बोलिए। नो सर। ठीक है, अब No, आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है, एक होमवर्क लिख लो। होमवर्क आपका ये है, ड्रॉ फेज डायग्राम, ड्रॉ एंड एनालाइज फेज डायग्राम। अगर ये होमवर्क नहीं हुआ तो फिर समझना आपने, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सेपरेटली। ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम और वाटर का फेज डायग्राम, उसको ड्रॉ करोगे और एनालाइज करोगे, उसके लिए तुम किताब का हेल्प लो, नेट का हेल्प लो, आई डोंट केयर। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाते हैं अपन किस पे? बोलो। एक लॉ पे जिसको बोलते हैं अपन राउल्स लॉ। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलो ओके। नाउ लेट्स स्टडी। थोड़ा सा आप लॉ वो पे आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तक हम प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर देख रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? किसका देख रहे थे? बोलो। प्योर सब्सटेंस का देख रहे थे ना? अरे बोलो। अभी हम यस क्या सर। यस देखेंगे? सर। बोलो। सॉल्यूशन। जी ठीक है, सर। ओके। तो अपन जो सॉल्यूशन का देखेंगे, तो हम, मैंने बताया था कि हम बेसिकली किसका पढ़ाई करते हैं इस चैप्टर में? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमारा जो टारगेट होगा दैट विल सॉल्यूशन कंटेनिंग टू volatile liquids। ठीक है, टू volatile liquids, that is volatile solute and volatile, बोलो, solute। दिक्कत? और ये जो वेपर प्रेशर का रिलेशन है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर का आप क्या बोल सकते हो, जो वेपर प्रेशर होता है किसी मिक्सचर का, इसको अपन किस लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं? थ्रू अ लॉ नोन एज राउल्स लॉ। किस लॉ से एक्सप्लेन करते हैं? बोलो। अ लॉ नोन एज राउल्स लॉ। पर क्या होगे तुम लोग थोड़ा बहुत? अरे बोलो। यस सर। ठीक है ना, चलो। तो राउल्स लॉ का अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हैं इसका बेटा? डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? बोलो। इन सॉल्यूशन ऑफ in solution of volatile liquids, the partial vapor pressure the partial pressure the partial pressure the partial pressure of each component component is
is equal to is proportional to its mole fraction। मतलब कि अगर मान लो एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का अपना एक पार्शियल प्रेशर होगा क्योंकि वो उड़ रहा होगा भाई, अरे है ना, लिक्विड टू गैस तो कन्वर्ट हो रहा होगा। तो उस चीज का जो पार्शियल प्रेशर होता है, मान लेते हैं कि मिक्सचर है आपका लिक्विड का, जैसे मान लीजिए एक लिक्विड का मिक्सचर है, इसमें दो लिक्विड्स हैं, लेट्स से ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी है, तब ये ए के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बोलो गैस में होंगे, ए है और बी है, ठीक है, और बी है, ठीक है, और बी के मॉलिक्यूल्स भी गैस में होंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर आपको पूछे कोई, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वुड बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो, ए, ठीक है, एंड इफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिमूव्ड देन देयर कम्स अ कांस्टेंट पी नॉट, देयर कम्स अ कांस्टेंट, बोलो, and this P naught A is the vapor pressure of the A। आ रही बात समझ में, ऑफ द कंपोनेंट ए, ठीक है ना, क्लियर है, अरे बोलो, अरे बोलिए हाँ कि ना, Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ये क्या है, ए क्या है, पी ए, पी नॉट ए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए, एक्स ए क्या है, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, एंड पी ए इज, बोलिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं, यही होता है बेटा रॉल्स लॉ, यही क्या होता है, रॉल्स लॉ, कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड्स का जो मिक्सचर होता है, उसमें किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली उसके, बोलो, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो दैट वुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अरे बोलिए सर हाँ कि ना, बोलिए। यस सर। बारे में डायग्राम Yes. बना दूं क्या, बारे में डायग्राम बना दूं? नो सर। देखिए बड़ा, ये वाला जो फॉर्मूला भी बता रहा हूँ ना, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, इन दोनों, अच्छा, पी ए इज इक्वल टू क्या, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, ये बी और ए का जो मोल फ्रैक्शन है, इन किसमें है, वेपर में नहीं है, इन, बोलो, इन सॉल्यूशन है, किसमें है, बोलो, ये तो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल ही गया, ये किसमें है, बोलो बेटा, अरे बोलो, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, अरे बात समझ में आ रही है, हवा में नहीं, किसमें है, बोलो, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, अरे क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं कर दूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब ये वेपर पार्शियल जो प्रेशर है इसका, जो आपका बी के जो वेपर्स का है प्रेशर, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो, पी नॉट बी इनटू एक्स बी, वेयर यहाँ पे भी जो एक्स बी है बेटा, वो क्या है, बोलो, मोल फ्रैक्शन इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन, हवा में नहीं, ये जो वेपर में इसका मोल फ्रैक्शन नहीं, किसमें, बोलो, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन उसका, कोई दिक्कत है बेटा, बोलिए हाँ क्यों, समझ में आ रहा है, नो ठीक है। अब Yes, sir. जरूरी नहीं है कि Yes, यहाँ जो मोल फ्रैक्शन होगा ये ऊपर भी होगा, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, मतलब कि किस पे डिपेंड, बहुत सारे इस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, दैट इज रियली इजी, नॉट वेरी टफ, ठीक है। नाउ लेट्स से कि द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी पीटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर है ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, वोलेटाइल मिक्सचर बी पीटी, ये जो इसके वेपर है उसके जो टोटल प्रेशर है, मिक्सचर के जो वेपर है उसका जो टोटल प्रेशर है, या तो देखो, अगर सॉल्यूशन का प्रेशर बोलो या वेपर का प्रेशर बोलो, एक ही बात है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, प्रेशर तो गैस का ही लेंगे ना, अरे बोलो हाँ कि नहीं, अरे समझ में आ यस रहा है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू, पीटी वुड बी इक्वल टू द दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। अरे बोलिए सर, डाल्टन्स लॉ से,
यस सर। बोलिए कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, है ना। तो एक वेपर का जितना प्रेशर होगा प्लस बी के वेपर का जितना पार्शियल प्रेशर होगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड अबव दैट पीए कैन बी रिटन एज पी नॉट ए इनटू एक्सए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पीबी कैन बी रिटन एज व्हाट, बोलो, पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए सर, लिख सकते हैं ना। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। अब इसको आप n नंबर ऑफ गैसेस तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपको पूछता कितने गैसेस कैसे, अरे बोलो 2 ही गैसेस का पूछता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। सारे लोगों को आ रहा है समझ में? फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। Yes. इसको आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो। क्या मैं पीटी को इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए? अरे 2 ही गैसेस हैं ए और बी, और दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, बोलो, सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होगा, बोलो 1 होगा ना। मोल फ्रैक्शन है ना, इसको 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। और पीटी कैन बी रिटन एज, आप यहाँ से किसको कॉमन ले लो, एक्स ए को, अगर मोल फ्रैक्शन को कॉमन ले लो तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। या फिर अगर आप क्या करते हो, बोलो, पी नॉट ए को अगर कन्वर्ट करते हो किसमें, एक्स ए को कन्वर्ट करते हो 1 माइनस एक्स बी में, आप इसको कैसे लिख सकते हो, और बोलो क्या लिख सकते हो, 1 पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखोगे, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सर पीबी माइनस पीए इंटू एक्सपी प्लस पीए। हाँ, तो ये पीटी को आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। तो अगर आप ध्यान दो, तो अगर आप जिसको जिससे माइनस कर रहे हो ना, जैसे आप ए को बी से माइनस कर रहे हो, तो जिसको माइनस करोगे उसको यहाँ पे लिखाएगा। अगर बी को ए से माइनस करो तो जिसको माइनस करो उसको यहाँ पे लिखाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जो पहला होगा यहाँ पहला, जो दूसरा होगा दूसरा, जो पहला होगा पहला, जो दूसरा होगा दूसरा। याद रखने का तरीका समझ में आया? और नहीं हो तो फिर लास्ट में तो इससे डिराइव कर ही लोगे, बट अगर याद होगा तो फायदा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है ना। पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, और सब प्लस में, पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। आ रही बात समझो, उनके वेपर का टोटल प्रेशर। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलिए। नाउ एक चीज मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, जो थोड़ा सा शायद मॉड्यूल में आपके ऊपर दिया हुआ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दैट इज डिटरमाइनिंग कॉम्पोजिशन ऑफ, टाइम हो गया क्या? ये याद रहेगा ना फॉर्मूला? लिख दूं इंपॉर्टेंट? सर याद रहेगा। मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर से बता रहा हूँ सबको। डिटरमाइनिंग कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। अभी अपन ने किसका कॉम्पोजिशन के बारे में पता लगा? अभी अपन ने ये जो एक्स ए और एक्स बी है, ये किसका कॉम्पोजिशन है बताओ? लिक्विड फेज का है ना। लिक्विड फेज कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। अगर मुझे यही अगर वेपर फेज का निकालना हो कॉम्पोजिशन, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, और यहीं से निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब वेपर में एक चीज ध्यान में रखें, जितना लिक्विड में किसी चीज का मोल फ्रैक्शन, मान लो जैसे ए और बी है, तो उसका अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए है लिक्विड फेज में, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स ए ही होगा। इट विल डिपेंड कि वो उस टेम्परेचर पे, उसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि वो क्या कितना उड़ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई अगर मान लो किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वो कम उड़ेगा ना। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो सबका वेपर जो मोल फ्रैक्शन होता है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जैसे मान लो एक गैस है, एक लिक्विड है, मिक्सचर है, मतलब ए और बी का, ठीक है। तो मान लो ए का कंपोजिशन है इसमें और वेपर में है कुछ इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो लेट्स से कि एक अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स है और यहाँ पे
इसके वेपर का मोल फ्रैक्शन YA है, तो XA वुड बी इक्वल टू YA. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट मे बी इक्वल, इट मे नॉट बी इक्वल, और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, नॉट इक्वल ही होता है, क्योंकि भाई B भी तो है ना, अरे बोलो, क्योंकि ए अगर ए और बी का अगर कॉम्पोजिशन वेपर फेज में सेम होगा तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, बोलो, कि जिस कॉम्पोजिशन में, जिस रेशियो में इनका यहाँ पे नंबर मोल फ्रैक्शन है ना, उसी रेशियो में इनका वेपर प्रेशर भी हो, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो, जिससे ये सेम रेशियो में क्या हो, वेपर में बने। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वेपर में कितना कौन बन रहा है ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कितना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन ड्यू टू डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाएं, बस ये लास्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। अरे बोलो। जी सर। ठीक है, यस, चलिए, तो देखिएगा बेटा, मान लेते हैं आपका कोई जैसे वेपर है, उसका कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, लेट इन वेपर फेज मान लो दो लिक्विड है ए और बी, ठीक है, ए और बी, लेट इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दी YA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दी YB, ठीक है, और लिक्विड फेज में मान लेते हैं इनका मोल फ्रैक्शन कितना है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है यार, इसको तो ये फॉर्मूला में यूज भी नहीं होगा, तो इसको रहने दो। देखो हाँ यूज हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेट्स से इट इज XA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज, बोलो, XB। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ अपन क्या लिख सकते हैं बताइए सर? फ्रॉम डाल्टन्स लॉ of partial pressure, can I write partial pressure of A is equal to YA into PT? अरे बोलिए सर। यस सर। लिख सकते हैं ना, बिकॉज YA इज व्हाट, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, है ना, गैस में कितना मोल फ्रैक्शन है वो है। उसी तरह PV को मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को, बोलो, YB into PT लिख सकते हैं, बोलो, और पार्शियल प्रेशर को A को फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आई कैन आल्सो राइट P नॉट A into XA लिख सकते हैं सर, बोलिए हाँ कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B को अपन क्या लिख सकते हैं, P नॉट B into XB। अरे बोलिए सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू YA बाई P नॉट A इंटू PT लिख सकते हैं सर, देख लीजिए, YA इंटू, सॉरी, हाँ, YA इंटू PT डिवाइड बाई P नॉट A लिख सकते हैं। अरे बोलिए, नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Y इंटू P डिवाइड बाई P नॉट A। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो, क्या लिख सकते हैं? क्या मैं लिख सकता हूँ YB इंटू बाई P नॉट B इंटू PT लिख सकते हैं बेटा, बोलिए। यस सर। Now we always know that mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1, है ना बेटा? So I can always write YA by P naught YA by P naught A into PT plus YB by P naught B into, बोलो, PT is equal to 1 लिख सकते हैं। अब अगर मैं PT को कॉमन लेके उस तरफ ले लूँ तो व्हाट आई कैन राइट YA by P naught A plus YB by P naught B is equal to 1 by PT। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम का है। बहुत लोग पता है क्लास में ही डिराइव करते रह जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको पहले से करके दे दे रहा हूँ, तो इसका यूज कीजिएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? ये आपको शायद मॉड्यूल में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है, इस पे सवाल आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं, मेंस में भी आए हुए हैं, ठीक है, नीट में ध्यान में नहीं है, नीट में
नीट में दिया है सर इसको। ठीक है, क्लियर है कि सबको? बोलो। जी सर। सर। ठीक है Yes, ना? sir. अब और भी फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा। YB को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस YA। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो सब जी बकवास सर। तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, वो तो तुम पे है। क्लियर है? तो ये मिला जुला के यहाँ तक की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डायग्राम में बनाना इसका भूल गया अभी, इसका डायग्राम बना के दिखा दूंगा। ठीक है, ये कैसे कैसे टोटल जो चेंज होता है मतलब कि मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में चेंज वर्सेस आपको प्रेशर में चेंज का ग्राफ बनाना है इसका P नॉट A इंटू ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाना है। सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक कंपोजिशन एक चीज है जिसको बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट बोलते हैं, दैट इज ओनली इन द सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस। तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि अलग से आपको क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें नीट के बच्चे हैं उनके काम का होगा। ठीक है, तो या तो अलग से बता दूंगा या फिर इसका एक छोटा सा वीडियो लेक्चर 15 मिनट तक बना के डाल दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन पढ़ के एज लिमिटेशंस ऑफ राउट फ्लो। ठीक है, और उसके बाद लिमिटेशंस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लिमिटेशन होता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे लिमिटेशन जो होता है राउल्ट्स लॉ का, तो मतलब राउल्ट्स लॉ से कौन पॉजिटिवली डेविएट करता है, नेगेटिवली डेविएट करता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, और एजियोट्रॉप करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट है कि होमवर्क है कि जो नोट्स है उसको तो रिवाइज करना ही है, उसके अलावा आपका लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ को अच्छे से पूरा कंप्लीट करके पढ़िएगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, उसके अलावा आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये पढ़ लीजिएगा। आ रही बात समझ में? अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद डायरेक्टली अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है ना? बोलिए हाँ। यस सर। जी सर। ओके, चलो जी सर। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप लोग क्वेश्चंस कीजिए। आपका जो डीपीपी आपके लिए डाला है मैंने, मैं अगर बोलो तो मैं असाइन कर देता हूँ पर्टिकुलर डीपीपी। आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, मैं होमवर्क डाल दूंगा। ओके, एंड देखिए आप लोग को शीट में जो है मॉड्यूल में नीट वाले ध्यान में रखिएगा, आपको दो ही चीजें करनी है मिनिमम। एक आपको जो जो जीसी वगैरह पर मिलता है वो तो करना ही है, उसके अलावा अपना मॉड्यूल का लेवल 1 और लास्ट पीवाईक्यू जो फंडामेंटल है और पीवाईक्यू। ठीक है, और जेई वाले भी क्या करेंगे, अपना लेवल 1 वर्कबुक का और पीवाईक्यू। इसके अलावा बाकी चीजें आप करना है तो आपकी मर्जी है, बट ये सबसे पहले खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें मॉड्यूल की एक्सरसाइज लेवल 2 ये सारी चीजें बाद में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद सबसे पहले ये दूंगा। ठीक है, समय कम है, कोर्स ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? जी अरे सर। बोलिए। जी सर। Okay, that is all for the day. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay.